नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं गुलाम अली चौधरी की लिखी ये कहानी आपा। विदेशी नहीं, स्वदेशी मार्शल लॉ के दिनों की बात है। लाहौर के शहरियों को गली कूचों दुकानों घरों की खास सफाई का आम हुक्म हुआ था। मकान मालिक जिन्होंने कभी किराएदारों की बात पर कान न धरा था, मकानों की मरम्मत और सफाई के सिलसिले में खुद भागदौड़ कर रहे थे। मेरे मकान की केंचुली भी उतरनी शुरू हुई। जीने के ऊपर वाले गंदे अंधेरे खड्डे को साफ किया जा रहा था कि एक गर्द से अटा हुआ लंबा दफ्तरी लिफाफा एक संदूकचे से निकला। मैंने लिफाफे को झाड़कर खोला तो उसमें से छोटे बड़े कई टुकड़े कागज के निकले। कागज भूरा हो गया था और लिखावट धुंधली, लेकिन फिर भी आसानी से पढ़ी जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद मालूम हुआ कि उन कागजों पर एक सिलसिले के खत लिखे थे, जो दो लिखने वालों ने एक ही शख्स को एक ही मामले में लिख भेजे थे। चिट्ठियों की तारीखें 14 बरस पहले की थीं और ये कोई देर की बात न थी। मैंने मालिक मकान से पूछा तो उसने बताया कि 12-13 साल हुए रशीदा नाम की एक औरत लायलपुर से यहाँ आई थी, लेकिन बेचारी मुश्किल से एक ही बरस यहाँ रही होगी कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसके शौहर ने उसे यहीं पागल खाने में भर्ती करा दिया और खुद अपने 2 बच्चों के साथ मिंट गुमरी चला गया, जहाँ उसकी बदली हो गई थी। मेरा अंदाजा है कि रशीदा ये चिट्ठियां लायलपुर से अपने साथ लाई होगी और उसने खुद ही इन्हें संदूकचे में बंद कर दिया होगा। उस वक्त शायद उसके होश हवास ठीक रहे होंगे। पढ़ने वालों के लिए मैंने उन चिट्ठियों की नकलें कर ली हैं और उनकी सहूलियत के लिए मैंने उन्हें तारीखों और वाकयात के मुताबिक तरतीब दे दिया है। दोनों लिखने वाले रशीदा को आपा कहकर मुखातिब करते हैं, इसलिए मैंने इन चिट्ठियों के जरिए बनने वाली कहानी का उन्वान यानी शीर्षक आपा ही रख दिया है। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 7 फरवरी 1939। अच्छी आपा, तुमने लिखा है यूसुफ की शादी हो गई, तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हारे शौहर की मौसेरी बहन यूसुफ, एक अजनबी। वह मुझे ब्याहे और तलाक दे दे, लेकिन तुम उसे उसी तरह भाई बनाए रखो। शाबाश है तुम्हें। तुम्हारी सुबूही। लाहौर, 26 फरवरी 1939। आपा, खत का जवाब कब लिखूं? दफ्तर तो खैर है ही दफ्तर, घर में दफ्तर से भी ज्यादा मसरूफ रहता हूँ। आपा, खुदा की कसम बेहद मीठी लड़की है। परसों मैंने कहा, शाइस्ता, तुम में इतनी मिठास क्यों है? कहने लगी, मिठास आपके होठों में है, मुझ में नहीं। मैंने कहा, मुझ में ही सही, लेकिन है तुम्हारी ही दी हुई। तुम आज से शीरीं हो और मैं, हाँ, मैं कोहकन। कभी लाहौर आओ तो तुम्हें दिखाऊं कि ग्रेजुएट बीवी क्या होती है। आजकल ख्यालात कहाँ, जज्बात ही जज्बात हैं। और क्या लिखूं? तुम्हारा भाई कोहकन। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 11 मार्च 1939। अच्छी आपा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मुझे यूसुफ से नफरत नहीं, शिकायत है। मेरे दिल में सिर्फ एक बात खटकती है, मेरी मरी हुई बच्ची हुई। मेरी तबीयत महीनों खराब रही, पर यूसुफ ने कोई ध्यान न दिया मेरी तरफ, क्योंकि वह उन दिनों शीरीं के साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने में मसरूफ था। ये तो डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर इलाज बहुत पहले शुरू हो जाता तो शायद मुझे टीबी न होती। मेरी किस्मत तो जो थी सो थी। मैं यूसुफ को तो इल्जाम न दे सकती थी। और फिर भाईजान नाराज, मैं नाखुश, लेकिन तुम्हारा मिलना जुलना और खत किताबत यूसुफ से अब तक जारी रहे। मैं तुम्हारी बातें खूब समझती हूँ। मैंने कभी ये ना कहा कि एक नौजवान अपनी जिंदगी एक टीबी की मारी बीवी को भेंट चढ़ा दे। मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं थी कि तुम यूसुफ को मुझसे बचाना चाहती थी। मुझे रंज सिर्फ इस बात का था कि तुमने कभी यूसुफ को मेरी जिंदगी बचाने पर मजबूर न किया। यूसुफ ने मुझे सुबूही कहा और सुबूही समझा भी, यानी मैं उसकी जवानी की सुबह के काम आई। अब जवानी की दोपहर काटने के लिए उसने एक बहुत मीठी लड़की ढूंढ ली है। बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन लोग कहते हैं ज्यादा मिठास कड़वाहट तक जा पहुंचती है। खुदा की शान, कल तक मुझे सुबूही और अपने आप को मैकश कहने वाला आज किसी को शीरी कहता है और अपने आप को कोहकन, और कल जाने क्या हो। तुम्हारी सुबूही। लाहौर, 3 अप्रैल 1939। आपा, सुबूही इतने अरसे तक तुम्हारे पास रही हो और तुम उसे अपनी बहन से ज्यादा प्यारी जानो। मैं तुमसे और सुबूही से पहली बार एक अजनबी की तरह मिल जाऊं। मेरी और सुबूही की मोहब्बत तुम्हारे सामने बने और बिगड़ जाए। मैं और सुबूही तुम्हारे सामने मिलें और बिछड़ जाएं, और तुम मुझे न छोड़ सको। अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आ सकी तो मेरी समझ में किस तरह आ सकती है। लेकिन आपा, आखिर तुमने ये सवाल ही क्यों खड़ा किया है, और इससे पहले ये तुम्हें क्यों न सूझा था? शीरी ने कल इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये और भी उलझ गया। शादी के बाद पहली बार मेरे और उसके बीच सख्त बातचीत हुई, और वह भी बहुत जोरों में। वह ग्रेजुएट है, समझदार है, खूबसूरत है, सुघड़ है, लेकिन न जाने उसने इतनी भद्दी बात क्यों की। उसने मुझसे कहा, असल में आपा तुम्हें चाहती हैं। तुम उससे उस वक्त मिले जब उसका शौहर था, उसका घर बार था। वह ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें नहीं ले सकती थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि तुम उसके करीब रहो। इसीलिए उसने तुमको और सुबूही को मोहब्बत बढ़ाने का खूब मौका दिया। मैंने उसे लाख समझाया कि आपा की इज्जत मेरी नजर में उतनी ही रही है और है जितनी मेरी अपनी बहन की, और सुबूही के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी, जुनून की हद तक मोहब्बत। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। नतीजा सिवाय झगड़े के और क्या हो सकता था? आपा, आज के दिन तक तुम मुझसे मेरी सुनती रहीं और अपनी मुझसे कहती रहीं, और ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन ये सच है कि मुझे तुम्हारी इज्जत पर आँच आने का उतना सदमा नहीं हुआ जितना अपनी और सुबूही की मोहब्बत की तौहीन का। तुम कहोगी कि वह मोहब्बत तो अब एक पुरानी याद से ज्यादा नहीं, लेकिन खुदा की कसम, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे एक मरे हुए रिश्तेदार को गाली दे दी हो। और ये तुम जानती ही हो कि एक जिंदा रिश्तेदार की निस्बत एक मरे हुए रिश्तेदार की तौहीन कहीं ज्यादा तकलीफदेह होती है। ये रात के खाने के बाद का किस्सा है। शीरी अपने किए पर जरा भी पशेमान न थी। वह बार बार कहती थी, भला ये तो एक खालिस नफ्सियाती यानी मनोवैज्ञानिक बहस है। भला इसमें जज्बात को क्या दखल? लेकिन मैं बहुत रंजीदा था। सुबह उठा तो तबीयत का भारीपन बाकी था। नाश्ता किए बिना ही दफ्तर चला आया। सोचा कि तुमसे बातें करके मन का बोझ हल्का कर लूं। बच्चों को प्यार, तुम्हारा भाई कोहकन। जरा दिमाग अपनी असली हालत पर आ जाए तो एक बार फिर इस मसले को शीनी के सामने रखूंगा। उम्मीद है उसकी खुराफात से तुम्हारे दिल पर मैल नहीं आएगा। जाने आज जी क्यों चाहता है तुमसे सुबूही का हाल पूछूं। कोहकन। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 14 अप्रैल 1939। अच्छी आपा, कोहकन से कहो सुबूही का हाल न पूछे, शीरी के होठों की मिठास चूसे। मैं ही तो वो पहाड़ थी जिसे काटकर वह शीरी तक पहुंचा है। आह, आज कितनी सुबहें मुझे याद आ रही हैं। वह सुबह जब हम कश्मीर रोड पर सैर कर रही थीं और एक अजनबी के पाँव की आहट हमें पीछे सुनाई दे रही थी। वह सुबह जब वह अजनबी सामने से आ रहा था और हमें देखकर मुस्कुराया था। वह सुबह जब तुमने खुद ही सूरजमुखी का फूल हाथ से गिरा दिया था और 15-20 कदम चलने के बाद उसे उठा लाने के लिए मुझे भेजा था, और वहां पहुंचने तक वह अजनबी उसे अपने सीने के ऊपर लगा चुका था। जब मैं बड़ी कोशिश करने पर भी बोल न सकी थी और उसने मुस्कुराकर कहा था, आपने गिरा, हमने उठा लिया, और मैं मुस्कुराती हुई तुम्हारे पास लौट आई थी। वह सुबह जब उसने शिमला पहाड़ी पर हमें सूरजमुखी के ही फूल पेश किए थे और हम एक दूसरे से परिचित हुए थे। जब उसने कहा था, मेरा नाम यूसुफ है, और मैंने कहा था, मेरा नाम ताहिरा, और ये है आपा रशी।
तो उसने मेरी बात काट कर कहा था, हाँ, आपा, बस, आपा। और तुम अचानक मुंह फेर के उठ बैठी थी। वह अगली सुबह जब तुम सैर को नहीं गई थी और मैं भी नहीं गई थी, और वह उससे अगली सुबह जब हम फिर शिमला पहाड़ी पर मिले थे और यूसुफ ने कहा था, ये लीजिए, ये हैं कल के मुरझाए हुए फूल और ये आज के ताज़ा फूल। कल के मुरझाए हुए फूल तो वैसे ही मुरझाए हुए हैं, लेकिन कल वाला मुरझाया हुआ दिल कैसे दिखलाऊं? ये तो अभी तुम्हें देख के खिल उठा। कल तुम ना आई तो दिन भर मेरा वही हाल रहा जो शराबी का नशा टूटने पर होता है। फिर जब उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, ताहिरा, आओ, हम अपने नाम बदल लें। जानती हो, सुबूही वह शराब है जो सुबह के वक्त पीते हैं। मैं शराबी हूँ और तुम शराब, और हम सुबह के वक्त मिलते हैं, इसलिए तुम सुबूही हो और मैं कश, पीने वाला। और फिर वह सुबह जब उसने तुमसे पूछा था, आपा, खुद तो सुर्ख और सफेद गुलाब हो, लेकिन तुम्हें पसंद हैं जर्द फूल, और तुमने कहा था, हाँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मुझे अपने चेहरे के सिवा किसी और जगह सुर्खी अच्छी नहीं लगती, न किसी इंसान के चेहरे पर, न किसी फूल के चेहरे पर। और फिर हम तीनों हंस पड़े थे। उफ मेरे खुदा, किस झंझट में पड़ गई। कितनी सुबहें, कितनी शामें, कितने दिन, कितनी रातें गिनूंगी, कितनी मुलाकातें याद करूंगी। आपा, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। बुखार तेज हो रहा है और खांसी दम नहीं लेने देती। नर्स के आने का वक्त हो गया है। मुझे लिखते देख लिया तो नाराज होगी। वह मैकश से कुहकन बन गया तो क्या, मैं अब भी वही सुबूही हूँ और हमेशा वही सुबूही रहूंगी। उम्मीद है भाईजान अच्छे होंगे और आदत के मुताबिक फाइलों का पुलिंदा उठाए आते होंगे और घर को भी दफ्तर बनाए रखते होंगे। फौजी और जावेद को प्यार, तुम्हारी सुबूही। लाहौर, 30 अप्रैल 1939। आपा, ये क्या, पूरे 2 हफ्तों के बाद खत का जवाब दिया तुमने। मैं तो समझ बैठा था कि अब आपा सुबूही की सगी बहन बन गई। फिर ये क्या कि खत लिखा तो दफ्तर के पते पर, और ये ऐलान कि आगे भी ऐसा ही होगा, और ये हुक्म कि खत शीरी को हरगिज न दिखलाए जाएं। तुम्हारा खत न आता तो पता नहीं क्या होता। अपना दुखड़ा किसे सुनाता। जो बात पहले इल्मी बहस थी, अब घरेलू झगड़े की सूरत पकड़ गई है। जिक्र खामखा मुझसे पूछा और मैंने बेकार उसका जिक्र शीनी से कर दिया। मैंने खुद ही इस मसले को छेड़ा तो उसने मुझे फौरन रोका और कहने लगी, आखिर उस रात की तलखी के बाद आज आप फिर उस बखेड़े में क्यों पड़ना चाहते हैं? मुझसे बेवकूफ़ी हुई। मैंने सोचा दब रही है, अब इसे इस तरह मैदान से भगाओ कि आइंदा कभी सामने ना आए। मैंने कहा, तुमने मुझ पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है, या तुम इल्ज़ाम वापस लो या मुझे अपनी सफाई पेश करने दो। वह हंसकर बोली, जी हजरत, इल्ज़ाम आपा पर है, आप पर नहीं। अपनी सफाई तो आपा खुद ही पेश कर सकती हैं। आप सिर्फ एक सूरत में, कि आप उसके वकील हों। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने चिल्ला कर कहा, नहीं, तुम मुझ पर शक करती हो। मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बोली, गुस्सा करना बेजरूरत ही नहीं बेकायदा भी है, इसलिए निहायत सुकून से मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। आपा का शौहर क्या काम करता है? उसने थोड़ी देर के बाद पूछा। तुम्हें पता है मेरी तरह गजेटेड ऑफिसर है। मैंने जवाब दिया। आपसे ज्यादा तनख्वाह पाता है या कम? उसने कुछ सोचकर पूछा। मुझसे ड्योढ़ी है। उम्र भी आपसे ड्योढ़ी है उसकी? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, करीब 40 साल, मैंने जवाब दिया। आपा के साथ उसकी शादी दूसरी है कि पहली? उसने रुक कर पूछा। दूसरी? मेरी हैरत हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। और आपा की तो कायदे के मुताबिक पहली ही होनी चाहिए। पता नहीं वह किस कायदे कानून की बात कर रही थी। आपा के बच्चे तो 2 ही हैं, एक लड़का एक लड़की। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली। मुझे पता नहीं, कहता हुआ मैं कुर्सी से उठ बैठा। तुम तफ्तीश करने वाली कौन? आखिर ये क्या तमाशा है?
तुम जज नहीं हो और मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। जाने मुझे क्या हुआ, खून मेरे अंदर खौलने लगा था और मैं गुस्से से कांप रहा था। वह उसी तरह कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती रही और मैं कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन एक बार फिर मैं अंदर गया और मैंने कड़क कर कहा, अच्छी तरह सुन लो, आपा ही ने मेरी और सुबुही की मोहब्बत की नींव डाली। आपा की ही मदद से हमारी शादी हुई। जब भी हमारा झगड़ा होता आपा फौरन बीच में आ जाती, मुझसे अलग बात करती, सुबुही से अलग। हमें किसी मामले पर आपस में बहस तक भी न करने देती। वह हमारी किस्मत थी कि आखिर में हम एक दूसरे से अलग हो गए। वह निहायत इत्मीनान के साथ कुर्सी से उठी और बोली, बिगड़िए नहीं। देखिए, मेरी समझ में आपा अपनी धुन की पक्की औरत हैं। वह कभी गलत बात न कहेंगी। मेरा उस रात वाला इल्जाम उस पर अभी तक कायम है। उससे कहो एक जुमला तरदीद का लिख कर मेरी तसल्ली कर दे। और जो कुछ आपने अब फरमाया है, उससे तो साफ जाहिर है कि आपकी और सुबूही की नाराजगी और अलहदगी की सारी जिम्मेदारी आपा पर है। अगर वह आपको अपने भेद खुद दूर करने देती तो शायद न आज सुबूही अस्पताल में होती, न मैं यहाँ। आपा, क्या ही अच्छा होता कि तुम अपनी तरफ से बड़े सख्त शब्दों में शीरी के बेबुनियाद इल्जामों की तरदीद कर देती और मैं तुम्हारा खत दिखाकर उसकी तसल्ली कर देता। लेकिन तुमने इस बारे में सिर्फ ये कहा है कि शीरी शक्की मिजाज की लड़की मालूम होती है, उसको इस किस्म की बातों में उलझाना मुनासिब नहीं था। और तो और तुमने इस खतो किताबत को भी राज रखने की हिदायत की है। बहुत अच्छा, तुम्हें नाराज कैसे कर सकता हूँ। तुम रूठ गई तो घर का रोना किसके पास रोऊंगा। माँ बाप भाई बहन न पहले मामले में थे न इसमें। तुम्हारा भाई कोहकन। लाहौर, 21 मई 1949। आपा, अजीब बातें करती हो तुम भी। मेरा ख्याल था कि तुम तरदीद का एक जुमला लिख भेजोगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन तुमने ये कहकर अपना दामन बचा लिया कि शीरी बदतमीज है, उसे कीचड़ उछालने में मजा आता है। मुझे ऐसे लोगों से कोई मजा नहीं। मैं तो ये बात खूब समझता हूँ, लेकिन असल मकसद तो शीरी को खामोश करना है। फिर यहीं पर बस नहीं, तुमने तो मुझे भी हिदायत दी है कि इस मौजू पर शीरी से बहस ना करूं। खुद मदद को नहीं आई और मुझे भी निहत्था कर रही हो। हालांकि चालाक दुश्मन कील कांटे से लैस सामने खड़ा है। मैंने उसे कहा, देखो तुम्हारी बेहुदा बातों से आपा का दिल इतना खट्टा हो गया कि उसने मुझे खत लिखना छोड़ दिया। क्या यही तुम्हारे इल्जाम की तरदीद नहीं है? वह बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपनी खोज और आपा की मुस्तकिल मिजाजी पर पूरा भरोसा है। इल्जाम ठीक है और आपा झूठ नहीं बोलती। आखिर वह लिखे तो क्या लिखे? मेरी जान मुसीबत में है। मैं तो तुम्हारे कहने के मुताबिक कंबल को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन कंबल भी तो मुझे छोड़े। आपा, मैं हैरान होता हूँ कि सुबूही को मैंने क्यों छोड़ दिया। उफ, कितनी दिमागी परेशानी है। इसका तो एक जर्रा भी उस वक्त नहीं था। छोटी छोटी बातें हुआ करती थी, लेकिन वह किस घर में नहीं होती। पता नहीं तुम्हारे जैसी समझदार औरत के घर में होते हुए बात क्यों बिगड़ गई। आपा, खुदा के लिए इस हालत को सुधारने के लिए कोई राह निकालो, नहीं तो अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा, पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक। भाईजान दौरे से कब लौट रहे हैं? बच्चों को प्यार, तुम्हारा भाई कोहकन। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 30 मई 1949। अच्छी आपा, तुमने कोहकन की नई परेशानियों का जिक्र किया है। मुझे उसके मामले से क्या गरज, लेकिन मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहती। वह मेरा साथ नहीं दे सका तो क्या हुआ, खुदा करे कि शीरी के साथ उसकी बनी रहे। जाने क्यों मेरे मुंह से यूसुफ के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। तुम उसकी खैर खा हो, उसकी मदद करो, लेकिन अगर बात ज्यादा पेचीदा नहीं तो दोनों को उनके अपने हाल पर छोड़ दो। ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रही हूँ। तुम हमारी जरा जरा सी बात पर दखल देती थीं और ज्यादातर नतीजा सिवाय एक बड़ी उलझन के और कुछ न होता था। कल बाएं फेफड़े में हवा भरी गई थी। इस वक्त बुखार हल्का है, लेकिन दोपहर में वही भट्टी गर्म हो जाएगी।
बच्चों को प्यार, भाईजान को आदाब। तुम्हारी सुबूही। लाहौर, 2 जून 1939। आपा, समझ में नहीं आता तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। तुमने शीरी को तसल्ली के लिए कुछ न लिखा। मुझे उसके साथ बहस में उलझने से रोका, ये एक बात थी। लेकिन ये क्या कि तुम मुझे खत लिखो और एक बात भी इस सिलसिले में सलाह की शक्ल में ना हो। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि इस मसले पर मैं शीरी के सामने खामोश रहूं और तुम मेरे सामने? जाहिर है कि यूं नहीं हो सकता। इधर मैं इस हद तक आगे चला गया हूं कि मेरा लौट कर आना नामुमकिन है। शीरी मुझे कदम कदम पर चोट दे रही है। मैं लाख चाहूं हथियार नहीं डाल सकता। उधर तुम इस मामले से यूं बेताल्लुक हो गई हो जैसे ये तुम्हारा नहीं किसी और का है। यानी जो फंदा तुमने लगाया, एक तो अकेला मैं ही उसमें फंसा रहूं और दूसरे तुम मुझसे ये न पूछो कि मैं उस पर उल्टा टंगा हूं या सीधा। हालांकि तुम उस फंदे को एक दम में तोड़कर गिरा सकती हो। आपा, तुम कहोगी मेरा लहजा बेहद गुस्ताखाना है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बहुत ही मजबूर। बहुत बड़ी दिमागी उलझन में फंसा हूँ। बैठा बैठा झुंझला उठता हूँ। जी में आता है दीवार से सर फोड़ लूं। आपा, क्या ये अच्छा न होगा कि हम इकट्ठे बैठ जाएं और इस मुफ्त के सिर दर्द से छुटकारा पाएं? शीरी नहीं मानती थी, लेकिन मैंने आखिर उसे राजी कर लिया है। तुम लिख भेजो तो किसी दिन हम तुम्हारे यहाँ आ जाएं और ये बेहुदा झगड़ा खत्म हो जाए। आमने सामने बैठकर बातचीत हो तो गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहती। आपा, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ और मुझे बर्बाद होने से बचा लो। मैं तुम्हारे जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई, कुहकन। पुनः, मैंने शाइस्ता को शीरी कहा था तो अपना नाम कुहकन रखा था। शीरी ने मेरी जिंदगी इतनी तल्ख कर दी है कि ये नया नाम छोड़ देने को जी चाहता है। लेकिन क्यों छोड़ूं? आजकल ये मेरी हालत पर बहुत सच्चा उतरता है। मेरा दिन भी पहाड़ है, मेरी रात भी पहाड़। कुहकन। लाहौर, 13 जून 1939। आपा, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे ले डूबोगी। 10 दिन के बाद खत का जवाब आया और उसमें मेरी और भी परेशानी बढ़ाने का सामान। अगर भाईजान की तबीयत नासाज है और बच्चे भी बीमार हैं तो हमारे आने में क्या हर्ज था? 10 मिनट तन्हाई में बातचीत हो जाती और गुत्थी हल हो जाती। मैं ऐसे सुलूक का मुस्तहिक न था। मुझे तुम्हारी बेपरवाही से बड़ा सदमा हुआ। शीरी का बर्ताव जरूर सख्त है, लेकिन तुम्हारी ये बेपरवाही भी सरासर नाजायज है। मुझे उससे कोई गिला नहीं, सारी शिकायत तुमसे है। लेकिन तुम खुश हो या ना खुश, मैं ये किस्सा चुका के रहूंगा। किसी दिन अकेला चला आऊंगा, क्योंकि इस हालत में शीरी का आना ठीक नहीं। या खुदा, बहन इतनी संगदिल भी हो सकती है। तुम्हारा भाई, कोहकन। ऑफिसर्स वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 23 जून 1939। आपा, मैं कितना भागा बदकिस्मत हूं कि बचते बचते मर गया। हाँ, जिसकी जिंदगी ही मौत हो, उसका मरते मरते बच जाना, बचते बचते मर जाना नहीं तो और क्या। काश वह तांगा मेरे आगे न जा रहा होता, सामने से आ रहा होता। काश मेरी मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा तेज होती और वह पहिए के बजाय घोड़े से टक्कर खाती। ये 5 दिन पहले का वाकया है, जब मैं तुमसे मिलने के लिए लायलपुर आ रहा था। एक्सीडेंट शहादरा के पास हुआ। दाएं कूल्हे की हड्डी और दाईं पिंडली की दोनों हड्डियां टूट गई हैं। तुम्हारा भाई, कोहकन। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 31 जून 1939। आपा, आखिर कोहकन ने अपना सर फोड़ लिया, लेकिन क्या शीरी तो उससे न छिन जाएगी? खुदा करे कि ऐसा न हो। जब से हादसे के बारे में सुना है, जो थोड़ी बहुत नींद पहले पड़ जाती थी वह भी उड़ गई है। हाय अल्लाह, अपने दिल पर भी अपना बस नहीं। आपा, तुम कहोगी कि या तो यूसुफ के साथ मेल जोल और खतो किताबत करने पर मुझसे नाराज थी, या अब उसके लिए इतनी बेचैन है। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या ये नहीं हो सकता कि मुझे उसकी हालत की खबर बराबर मिलती रहे, लेकिन खबरदार उसे हरगिज इसका पता न चले। उफ, ये दिन भी देखना था कि वह इसी अस्पताल के एक कोने में चारपाई पर दर्द से कराह रहा हो
और मैं इस दुनिया के डर से अपने पाँव की बेड़ियां न काट सकूं। हालांकि मेरा जी चाहता है कि अभी उसके पास पहुंच जाऊं। तुम्हारी सुबूही। ऑफिसर्स वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 11 जुलाई 1939। आपा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन पता नहीं तुम मुझे देखने क्यों ना आ सकी। अगर मजबूरी है तो बेकसूर हो, और अगर बेनियाजी की हो तो अजीब बहन हो। इस हादसे ने कई गुल खिलाए। मैंने शीरी से कह रखा था कि आपा ने तुमसे नाराज होकर मुझे खत लिखना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा झूठ उस पर जाहिर हो गया है। मेरी गैर हाजिरी में उसने मेरे वे कागजात जरूर देख लिए हैं जिनमें तुम्हारे कुछ खत पड़े हैं, लेकिन शायद मेरी तकलीफ के ख्याल से उसने मुझे नहीं जताया। फिर कुछ ही दिन हुए, मुझे ख्याल आया कि दफ्तर वालों को कहला भेजूं कि मेरे खत घर के बजाय अस्पताल पहुंचाया करें। लेकिन इसी बीच तुम्हारा वह खत दफ्तर से घर पहुंच गया, जो तुमने मेरे जख्मी होने से 2 दिन पहले लिखा था। शीरीं के कहने के मुताबिक उसमें 2 मुरझाए हुए सूरजमुखी के फूल थे और एक पुर्जा जिस पर लिखा था आपा। लेकिन उसने मुझे न वह पुर्जा दिखाया, न वह फूल। उसने कोई दिल को दुखाने वाली बात तो न की, लेकिन वह परेशान थी और मैं भी कुछ कम हैरान न था। आखिर ऐसा तोहफा भेजने का क्या मौका था? लेकिन मैंने उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे बताया कि आपा को पीले फूल बहुत पसंद हैं। फिर वह शिमला पहाड़ी वाला मजाक सुनाया, जब मैंने सुबूही के सामने तुमसे कहा था, आपा, तुम तो बिल्कुल गुलाब की तरह सुर्ख सफेद हो और तुम्हें अच्छे लगते हैं पीले फूल। और तुमने कहा था, बस मैं कुछ ऐसी ही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सुर्खी मेरे ही चेहरे पर हो, कहीं और न हो, न किसी इंसान के चेहरे पर, न किसी फूल के चेहरे पर। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी हंसा। मगर पता नहीं क्यों शीरीं के चेहरे की लाली उड़ गई। शीरीं आजकल बहुत उदास और खामोश है। शायद कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। मैं कोई 1 महीने से अस्पताल की लोहे की चारपाई पर पड़ा हूँ, और पता नहीं कब तक पड़ा रहूं, और फिर खुदा जाने किस सूरत में यहाँ से उठूं। हाँ, शीरीं को सोच विचार का पूरा हक है। सड़क वाले हादसे से कहीं बड़ा हादसा कल सुबह यहाँ हुआ। मैं अखबार देख रहा था और शीरीं मेरे पास बैठी थी। मुझे पेशाब लगा। मैंने कहा, जरा पाइती पड़ा पॉट मुझे देना। उसने झुककर नीचे देखा और बोली, यहाँ नहीं है, मैं जमादार से मंगवाती हूँ। उसने उठकर जमादार को बुलाया और फिर बाहर बरामदे में कुछ खुसुर फुसुर सुनाई दी। मैंने अखबार जरा एक तरफ हटाकर देखा। जमादार खाली हाथ कमरे में दाखिल हो रहा था। वह दबे पांव मेरे पायती तक आया और हौले से पॉट उठाकर बोला, लो बाबूजी, मैं इसे बाहर साफ कर रहा था। कुछ न पूछो मेरे दिल पर क्या बीती। शीरीं मुझसे कितनी नफरत करती है, और सुबूही किस तरह मेरी जरा जरा सी बात का ख्याल रखा करती थी। सुबूही याद आई तो एक वाकया भी याद आ गया। शादी के बाद एक दिन मैं और सुबूही शिमला पहाड़ी की तरफ सैर को जा रहे थे। पहाड़ी के सामने वाले चौक में एक कुत्ता खून में लथपथ पड़ा था। कुत्ते की लाश के पास एक हिरनी बैठी थी। उसका मालिक बार बार उसे खींचकर परे ले जाता था, और वह बार बार उसे खींच के चौक में ले आती थी। दुखी मालिक ने हमें बताया कि कुत्ता और हिरनी उसके पास 1 साल से इकट्ठे पलते आ रहे थे और उनमें बेहद प्यार था। हिरनी की बेचैनी देखकर सुबूही बहुत दुखी हो गई। मैंने उससे कहा, सुबूही, क्या तुम भी मेरे दुख में इसी तरह बेचैन होगी? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी जबान लफ्ज टटोलती रही, मगर वह कुछ न कह सकी, और आखिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आह, आज मैं जख्मों से निढाल पड़ा हूँ और मेरे लिए कोई बेकरार नहीं। लेकिन जब मुझ में कुत्ते का सा विश्वास नहीं, तो हिरनी की सी मोहब्बत कैसे मिल सकती है? मैं तो इसी मोहब्बत का हकदार हूँ जो मुझे शीरीं से मिल रही है। ऑफिसर्स वार्ड से टीबी वार्ड चंद गजों के फासले पर है, लेकिन सुबूही को क्या मालूम। आपा, खत लंबा हो गया है, लेकिन मुझे आजकल नॉवल पढ़ने और तुम्हें खत लिखने के सिवा और काम ही क्या है। उम्मीद है भाईजान की तबीयत अब ठीक होगी और बच्चे भी अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई, कोहकन।
टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 21 जुलाई 39। अच्छी आपा, शीरीं उसे छोड़ जाएगी। हाय अल्लाह, उसका क्या बनेगा? आपा, क्या वह भी मेरी तरह महीनों अस्पताल में पड़ा रहेगा? वह घर क्यों नहीं चला जाता? वह मेरे करीब क्यों पड़ा है? आपा, मुझे अपने दिल पर काबू नहीं रहा। मैं अपनी पाँव की बेड़ियां काटने पर मजबूर हो गई हूँ। कह नहीं सकती कब उठूं और उसके सामने जा खड़ी हूँ। भाईजान से कुछ न कहना। तुम्हारी सुबूही। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 23 जुलाई 39। अच्छी आपा, कल सुबह मैं उसके पास चली गई। दरवाज़ा बंद था। मैंने हौले से दस्तक दी तो एक जवान लड़की बाहर आई। जाहिर है वह शीरीं थी। उसका चेहरा उदास था और वह बहुत दुखी दिखाई देती थी। बोली, आप सुबूही हैं? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न थी, क्योंकि हमने पहले कभी एक दूसरे को न देखा था। वह मुस्कुराई और कहने लगी, हैरान न होइए, आपका जर्द चेहरा वह जर्द फूल है जो आपको बहुत पसंद है। फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आइए तशरीफ लाइए, एक और फूल यहाँ जर्द हो रहा है। सुबूही! वह मुझे देखकर चिल्लाया और उठने लगा, लेकिन शीरीं ने झट उसे पकड़ लिया। देखिए, खुदा के लिए पलस्तर टूट जाएगा। शीरीं उसे मजबूती से दबाए हुई थी और वह बच्चों की तरह सिसकियां भर रहा था। मैंने 1000 रोका, लेकिन मेरे आंसू न रुक सके। आपा, क्या कहूँ, आंखों ने क्या देखा। पीला हल्दी का सा रंग और बहुत कमजोर। तुम उसे देखो तो पहचान न सको। तकरीबन 1 घंटा वहां बैठी रही। आते वक्त शीरीं ने कहा, क्या हर्ज है अगर आप हर रोज इन्हें देख जाया करें? हाँ हाँ, सुबह के वक्त, उसने कहा और उसकी ललचाई हुई आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। शायद मेरी तरह उसे भी वे सुबहें अभी तक याद हैं। शीरीं मेरे वार्ड तक मेरे साथ आई। बहुत अच्छी मिलनसार लड़की है। यूसुफ का उससे क्या इख्तिलाफ हो सकता है? खुदा उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएं। कल सारा दिन बड़ी बेचैनी में कटा। रोज से ज्यादा बुखार रहा। लेकिन आपा, तुम यूसुफ को देखने क्यों नहीं आई? आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी मसरूफियत है? उसे तुमसे गिला है और सही गिला है। तुम्हारी सुबूही। टीबी वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 21 जुलाई 39। अच्छी आपा, भाईजान को पता चल गया कि मैं यूसुफ से मिलती हूँ और उन्होंने कह दिया कि वे कभी मेरी सूरत न देखेंगे। न सही, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि उन्हें ये कैसे मालूम हुआ? मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरा और शीरीं का मिलना पसंद नहीं आया। तुम सच्ची हो, क्योंकि शीरीं कहती है, आपा सिर्फ मेरे डर से यूसुफ को देखने नहीं आई। ये तुम जानती हो या वह जानती है कि तुम उससे क्यों डरती हो? बहरहाल, तुमने ये बहुत बुरी बात की। तुम चाहती तो भाईजान को हरगिज मेरे यूसुफ से मिलने का पता न चल सकता। तुम्हारी सुबूही। ऑफिसर्स वार्ड, मेयो अस्पताल, लाहौर, 7 अगस्त 39। आपा, शीरीं चली गई। तुम्हें मुबारक हो। उसका आखिरी खत तुम्हें भेज रहा हूँ। ये खत वह आईना है जिसमें तुम्हारी शक्ल हमने पहली बार देखी है। सुबूही कहती है, अगर जुर्रत हो तो ये खत भी भाईजान को दिखा दो। तुम क्या हो, अब तक क्या करती रही हो? शीरीं सब कुछ बता गई है और मेरा और सुबूही का ख्याल है कि उसका फैसला 100% सही है। लेकिन हम दोनों की दुआ है कि तुम्हारा अंजाम हरगिज वह न हो जो शीरीं को नजर आता है। सुबूही हर सुबह मुझे मिलने आती है और इस मुलाकात का नशा उस मुलाकात से कहीं ज्यादा है जो शिमला पहाड़ी पर हुआ करती थी। शीरीं के खत की तरह तुम्हारे नाम मेरा ये आखिरी खत है। तुम्हारा भाई, मैकश। आपको क्या कहूँ, किस नाम से मुखातिब करूँ? मैं शीरीं नहीं रही, आप कोहकन कैसे हैं? मैकश कह सकती थी, लेकिन इसके लिए सुबूही से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। मैं जा रही हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि फिर आपको बीवी की हैसियत से न मिलूं। आप वह जर्द फूलों वाली बात न सुनाते तो मैं कभी आपा को पूरे तौर पर न समझ सकती
और सुबुही न मिलती तो शायद मैं वह कुछ न करती जो अब कर रही हूँ। इजाज़त हो तो आपकी चहेती आपा का चरबा उतार जाऊं। आपा ने पहले पहल आपको देखा तो उसका जी ललचाया। आपने उसकी तरफ ध्यान न दिया, लेकिन सुबुही आपकी नज़र में खुब गई। उसने सुबुही का सहारा लिया और आखिर आपको उसके साथ टाँक दिया। उसका ख़्याल था कि शायद आप किसी दिन उसके ढप पर आ जाएंगे, लेकिन उसमें कदम बढ़ाने की जुर्रत न थी और आपको उससे रग़बत न थी। आखिर वह ओछे हथियारों पर उतर आई। उसने आपके मामलात को उलझाया और आपकी सलाहकार बनकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। वह आपके बीच इस तरह आ गई कि आप अलग होने पर मजबूर हो गए। मेरा ख्याल है कि अगर शादी के बाद आप आपा के साथ न रहते बल्कि कहीं और जा रहते तो कभी ये नौबत ना आती। आपको सुबुही से और उसे आपसे इतनी मोहब्बत हो और आप में जुदाई हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? बहरहाल, जो तस्कीन आपा को हासिल न हो सकी थी, उसने सुबुही को उससे महरूम कर दिया। फिर बावजूद सुबुही की और अपने शौहर की मुखालिफत के वह आपसे मिलती रही और खत किताबत करती रही। न वह इतनी दरियादिल तबीयत रखती थी कि नाकाम मोहब्बत की सुलगती आग खुद ही बुझा लेती, न उसमें इतनी दिलेरी थी कि उसे हवा देकर भड़का लेती। वह उस आग को दबाए रही, यहाँ तक कि उसका दिल उसके धुएं से सियाह हो गया। अब वह एक डरपोक डायन की तरह अंधेरे में जिंदगी का खून पीने लगी और चेहरों की सुर्खी चूसने लगी। उसने बेकार एक सवाल अपने और आपके ताल्लुकात का उठाया और हमारे बीच तलखी पैदा की। हाँ, बेहद सीधे सादे हैं, इसलिए वह आप पर सवार रही। मैंने उसकी चोरी पकड़ ली, इसलिए वह मेरे सामने नहीं आ सकी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वह अपनी धुन की पक्की है। वह न तो अपनी जिद छोड़ेगी और न झूठ ही बोलेगी, क्योंकि वह किस तरह अपने उस जज्बे की तौहीन कर सकती है जिसकी परवरिश करते करते उसने अपने दिल और जिगर का खून जला लिया है। आपा ने पहले सुबुही का खून पिया, फिर मेरा पीना चाहा। मैं उसके चंगुल में न आई तो उसने आपका शिकार कर लिया। मैं हैरान हूं कि मैं क्यों वहमी हो गई हूँ। मेरे दिल में रह रहकर ख्याल आता है कि अगर आपा आपको जर्द फूलों का तोहफा न भेजती तो आपको कभी हादसा न पेश आता। और सच पूछिए तो एक तरह का खौफ मुझे आपा से होने लगा है। जो मोहब्बत सुबुही को आपसे है, वह मुझे आपसे नहीं। बावजूद कि मुझे आपा के बारे में अब आप पर कोई शक नहीं। असल में मैं किसी से भी उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी सुबुही आपसे करती है। सुबुही की मोहब्बत ने मुझसे कहा, शाइस्ता, रास्ते से हट जाओ, और मैं हट गई। मैं नहीं जानती आप एक दूसरे से मिल सकेंगे या नहीं, लेकिन आपके मिलने की राह मैंने जरूर निकाल दी है। आपकी आपा कहेंगी, आपके जिस्म तो खंडहर हैं, आपका मिलना क्या? लेकिन मैं कहती हूँ, जिन खंडहरों में मोहब्बत के दीप जलते हैं, वह उन महलों से कहीं अच्छे हैं जिनमें कीने के अंधेरे छाए हैं। आप कहेंगे कि अब मैं खस्ता और शिकस्ता हूँ तो तुम मुझसे पीछा छुड़ा रही हो। ये एक हद तक सही है, पर मैं सिर्फ सुबुही का बदला आपसे ले रही हूँ। उसका कहना है कि आप उसे तंदुरुस्ती की हालत में छोड़ जाते तो उसे इतना सदमा न होता, लेकिन इधर उसे टीबी हुई, उधर आपने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। आपने ये ख्याल ही न किया कि वह फौरी इलाज से ठीक भी हो सकती है। मेरे घर वालों को आपने यही बताया कि वह दिख के आखिरी स्टेज की मरीजा है। जिस तरह आपने सुबुही का हाथ बीच मंझदार में छोड़ दिया, उसी तरह मैंने आपका। आपा का अंजाम दर्दनाक होगा। वह खुदकुशी कर लेगी या पागल हो जाएगी, लेकिन शायद पहली बात की उसमें हिम्मत नहीं। मैं इसी खत में आपा के फूल भी बंद कर रही हूँ। इन दो मुरझाए हुए जर्द फूलों से दो मुरझाए हुए जर्द चेहरों को इकट्ठा करना मकसूद था, सो वह हो गए। मैं सिर्फ वही चीज़ें अपने साथ ले जा रही हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे शादी के मौके पर दी थीं। आप जितनी जल्दी मुझे छुट्टी दे दें, मैं उतनी ही ज़्यादा आभारी होंगी। शाइस्ता। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली चौधरी की लिखी ये दिलचस्प कहानी आपा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी।
मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।